जय हिंद दोस्तों। झारखंड दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे गढ़वा जिला को और उसको डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। इसके पहले भी बहुत सारा पार्ट दे चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं, सब कुछ अच्छे से समझते हुए चलेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ भी जाएगा। बस एक बार अच्छे से कॉपी पेन पेपर लेकर बैठिएगा और सब कुछ लिखते भी चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले करते क्या है, गढ़वा जिला को समझने से पहले सबसे पहले एक मैप बनाते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं एक झारखंड है, आप लोग भी बनाइएगा सब कॉपी में, ठीक है। और मैप बनाइएगा तो अच्छा समझ में आएगा सबको। देखिए, मान लेते हैं ये आपका झारखंड है, ठीक है। अब ये जो झारखंड है, इसमें आज हम गढ़वा जिला को देखेंगे। इसके पहले दक्षिणी छोटा नागपुर का पूरा डिटेल्स देख चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। देखिए, आज हम देखेंगे पलामू प्रमंडल को। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, वो हम बता चुके हैं। देखिए, ये जो एरिया है ये प्रमंडल है, ठीक है। इस तरह से, जैसे ये एक प्रमंडल हो गया, ये 2 प्रमंडल हो गया, ये 3 प्रमंडल हो गया, यहाँ पे ये हो गया 4 प्रमंडल, और ये लास्ट में जो बना है 5 नंबर कोल्हान प्रमंडल, ये हो गया। तो इस तरह से प्रमंडल है, हम प्रमंडल बाय देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम दक्षिणी छोटा नागपुर को देख चुके हैं, आप देख लीजिएगा, नीचे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आज हम चलेंगे पलामू प्रमंडल का। अब पलामू प्रमंडल को डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पलामू प्रमंडल को थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद हम फिर गढ़वा को डिटेल से चलेंगे, क्योंकि आज हम गढ़वा जिला को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर ये देखेंगे तो ये कौन सा प्रमंडल है, तो सबसे पहले ये जो प्रमंडल है, इधर दिख रहा होगा, देख लीजिएगा अच्छा से। और अगर नहीं भी दिखे ना तो आप लोग सब कुछ लिखते भी चलिएगा, ठीक है। कुछ कुछ हो सकता है कि टेक्निकल एरर से ना दिखे, तो आप लोग लिखते भी चलिएगा। और एक बात, गढ़वा वाला लोग जो पढ़ेंगे इसमें खास करके, वो करेंगे क्या, पेन पेपर लेकर बैठे रहेंगे, और अगर लगे कि कुछ छूट गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख देंगे। तो जब कोई गढ़वा को पढ़ेगा तो डिटेल से समझ लेगा। आपका कमेंट ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम में पूछा करता है, ऐसा नहीं कि गढ़वा में कोई कुआं में जाकर डूब के मर गया तो उसको लिख दिया कि आज एगो मौत हुआ। अरे ससुरा, वो थोड़ी पूछेगा यार, ठीक है। जो पूछेगा उसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो पलामू प्रमंडल है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये पलामू है, ठीक है। पलामू प्रमंडल जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सबसे पहले ये जानना है। तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आप सबको पता है मेदिनीनगर। कहाँ पे है, मेदिनीनगर, ठीक है। ये मेदिनीनगर जो है वो पलामू प्रमंडल का क्या है, मुख्यालय है, ये सबको पता है। और जिला पलामू में कितना है, तो पलामू में जिलों की संख्या कितना है, तो 3 जिले पलामू में, सबको पता है। एक गढ़वा है, एक पलामू खुद है और एक लातेहार है। ये 3 ही जिला पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब पलामू प्रमंडल के बारे में और क्या पूछ सकता है, देखिए, पलामू जो है ना, ये झारखंड के उत्तर, ये उत्तर साइड है ऊपर में, और ये पश्चिम साइड है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में कौन स्थित है, तो ये आपका पलामू प्रमंडल स्थित है। और आपको पता है कि पश्चिम उत्तर साइड में वर्षा कम होती है। जब वर्षा कम होती है तो आप ये जान लीजिए कि जब वर्षा कम होगी तो वहाँ पे सूखा ज़्यादा होगा। तो पलामू प्रमंडल पूरी तरीक़ा से सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है झारखंड का। तो कभी कभी ये पूछता है कि झारखंड में कौन सा प्रमंडल सूखाग्रस्त होता है, तो सूखाग्रस्त कौन सा प्रमंडल होता है, तो ये पलामू प्रमंडल होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी गलती से पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, पलामू प्रमंडल का औसतन समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो पलामू प्रमंडल का समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 300 मीटर है, क्या, 300 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, 300 फीट है ये ऊंचाई है इसका। तो देखिए, ऊंचाई ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, 300 फीट ही इसका ऊंचाई है समुद्र तल से, ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है। औसतन ऊंचाई का बात कर रहे हैं, 300 साढ़े 300 फीट तक इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और यहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र है, उसके बावजूद भी ये जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे बहुत अधिक कृषि क्षेत्र, कृषि के रूप में कार्य किया जाता है पलामू में। आप देखेंगे अच्छा से तो दलहन उल्हन का जितना क्षेत्र है ना, तिलहन का, सब यहीं पे उत्पादन होता है। अगर आप आलू और उसके बाद प्याज, आलू को, फिर ज्वार बाजरा को और उसके बाद गन्ना को छोड़ दीजिए, और आपका एक जो होता है धान, इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद सब कुछ उत्पादन कौन करता है, तो पलामू करता है, ठीक है। आपको पता है धान उत्पादन होता है पश्चिमी सिंहभूम में,
आपको पता होगा आलू और गन्ना का उत्पादन हजारीबाग में होता है, ठीक है। तो इस सब को निकाल दीजिए, उसके बाद जितना कुछ पूछे ना सब उत्पादन करता है पलामू, ठीक है। तो ये पलामू प्रमंडल का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि यहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है, 300 फीट ये ऊंचा है समुद्र तल से। अब पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मेदिनीनगर है। और ये इसमें जिलों की संख्या कितना है, तो 3 जिलों की संख्या है। और सबसे बढ़िया बात है जो पलामू का प्रमंडल का मुख्यालय जो है आपका मेदिनीनगर, ये मेदिनीनगर पहले इसका नाम मेदिनीनगर नहीं था। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो इसका पहले बिजराबाग नाम हुआ करता था। बिजराबाग के नाम के बाद इसका नाम लेस्लीगंज हुआ। लेस्लीगंज के बाद पलामू का नाम हुआ आपका देखेंगे तो डाल्टनगंज। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे लेस्लीगंज के बाद डाल्टनगंज हुआ, फिर उसके बाद अभी आपका इसका पलामू नाम है। तो मेन कहने का मतलब है मेदिनीनगर फिर इसके बाद नाम पड़ा, तो बहुत नाम चेंज हुआ है, ठीक है। बिजराबाग, फिर उसके बाद डाल्टनगंज, लेस्लीगंज। देखिए लेस्लीगंज और मेसलुस्कीगंज में बहुत कंफ्यूजन होता है। लेस्लीगंज जो है ना वो पलामू को कहते हैं, और मेसलुस्कीगंज जो है ना एक गांव है, एंग्लो इंडियन ग्राम है झारखंड में, जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा मात्र एक गांव एंग्लो इंडियन ग्राम है। तो एंग्लो इंडियन जो ग्राम है ना वो आपका लेस्लीगंज है, पलामू में है, ठीक है। सॉरी, लेस्लीगंज जो है वो आपका पलामू में है। मेसलुस्कीगंज जो है ना वो रांची में है। मेसलुस्कीगंज रांची में है, वो मात्र एक एंग्लो इंडियन ग्राम है। मतलब कि वहाँ पर ना कैसा क्यों उसका नाम पड़ा, देखिए वहाँ पर जैसे कि कोई लड़का मतलब विदेशी लड़की लेकर भाग गया, अब ब्याह कर लिया, तो कहने का मतलब उसको कहाँ रखा जाएगा, मतलब वो कहाँ रहेगा, उसका घर वाला नींद नहीं चढ़ने देगा, ठीक है। जब नहीं चढ़ने देगा तो कहीं रहेगा ना भाग के भाई। उसी तरह से कोई लड़की अगर फिरंगी को पटा के शादी कर ली तो कहने का मतलब वो कहाँ रहेगी, उसका घर वाला निकाल देगा। तो उस सब ना अलगे गाँव बसा लिया। अलगे गाँव कहाँ बसा लिया, जाके रांची में, ठीक है। मेसलुस्कीगंज उसको कहते हैं। वहाँ पर मतलब वो सब कहने का मतलब अंग्रेज और एक भारतीय दोनों मिलकर जो मतलब प्रोडक्शन करता है वो सब कहाँ करता है, तो मेसलुस्कीगंज में करता है। तो मेरे कहने का मतलब है ना मेसलुस्कीगंज रांची में है, एक एंग्लो इंडियन ग्राम है, और लेस्लीगंज वो पलामू में है। वैसे पलामू को पढ़ेंगे तो फिर से बताएंगे, लेकिन अभी हमको गढ़वा पढ़ना है। तो बस आप इतना जानिए कि पलामू में 3 जिले हैं और ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है पलामू प्रमंडल। उसके बाद भी यहाँ खेती बाड़ी कुछ होता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो चूना पत्थर और बॉक्साइड इस एरिया में, ठीक है, देखने को मिलता है। डोलामाइट भी इस एरिया में देखने को मिलेगा। चूना पत्थर खास करके इस एरिया में इसलिए मिलता है क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश सामने में पड़ता है। अब मध्य प्रदेश इधर से पड़ता है तो ये जो एरिया है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश को जो अमरकंटक के पहाड़ी का रेंज पड़ता है, तो जिसके कारण इधर चूना पत्थर का रेंज देखने को मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब इसको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तीनों जो जिला है ना उसमें हमको चलना है कौन, आज चलना है गढ़वा को, और इसको डिटेल से समझेंगे। थोड़ा लिखते उखते चलिएगा, खाली टुकुर टुकुर ऐसे देखते नहीं रहना है, ठीक है। पेन पेपर सब हाथ पैर चलाते रहना है, ठीक है। और बाकी थोड़ा मोड़ा वीडियो को शेयर करना है, क्या थोड़ा मोड़ा वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी क्लास चल पाएगा, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा, क्या ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ जो 3 जिला है पलामू में, इसको देख लीजिए आप लोग। ये जो एरिया है इस तरह से, ये पलामू है, पलामू है। अगर पार्ट 2 आप देखेंगे ना तो पार्ट 2 में पूरा जिला का 24 जिला का हम एनालिसिस करके एक ही बार बता दिए हैं। आप उसको देख लीजिएगा तो वहाँ से और डिटेल समझ में आएगा। ये पलामू हो गया आपका यहाँ पे। अब पलामू के बाद जो है, अब यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया ये है गढ़वा। वैसे देखने में आपको लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, वो फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका है गढ़वा। अब ये जो गढ़वा जिला है वो उसके बारे में हमको डिटेल से समझना है। जिला है ये, और ये है लातेहार। अब एक एक करके चलेंगे, जब पलामू प्रमंडल चलेंगे तो एक एक करके तीनों जिला को चलेंगे। तो सबसे पहले कोने वाला जिला को चलते हैं, ठीक है। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत सबसे पहले गढ़वा को देखते हैं और इसको डिटेल से समझेंगे। गढ़वा को, उसका पूरा इतिहास जानेंगे, उसका पर्यटन स्थल जानेंगे, इसका भौगोलिक स्थिति जानेंगे, और जितने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले गढ़वा जो जिला के बारे में हम डिटेल से जानने से पहले सबसे पहले गढ़वा कैसे बना और गढ़वा कैसे नाम पड़ा इसको जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले, और इसके पहले भी इसकी सीमा देख लेते हैं, इसका ये फैला हुआ है किस तरह से। देखिए सबसे पहले जो गढ़वा की स्थिति कहाँ पे है, तो गढ़वा देखेंगे तो इधर बिहार है, ठीक है, इधर बिहार है, और इधर जो है ना इधर छत्तीसगढ़ है,
ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है और ये आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी है। ठीक है, अब ये यूपी है। ये तीन ऐसा मात्र एक जिला है गढ़वा जो तीन तीन राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, इधर बिहार से भी सीमा बनाता है, आप अच्छे से इसकी स्थिति देख सकते हैं। इधर बिहार से भी इसका सीमा बनाता है, इधर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है, अगर इधर देखेंगे उत्तर प्रदेश से भी ये सीमा बनाता है। तो झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा जो है वो 24 जिला में से एकमात्र ऐसा जिला है जो तीन तीन राज्यों से सीमा बनाता है। कौन? गढ़वा। तो पहला तो क्वेश्चन यही हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे। कौन सा जिला कौन सा राज्य से सीमा बनाता है? तो ये आपका हो गया बिहार, यहाँ से उत्तर प्रदेश, और ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि गढ़वा से अगर उत्तर प्रदेश का भी सीमा लगता है तो उत्तर प्रदेश से मात्र एक जिला से ही सीमा लगाता है। कौन? तो ये आपका गढ़वा। तो वो कौन सा जिला है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि जब गढ़वा उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गढ़वा से या झारखंड से सीमा बनाता है, ये पूछ दिया तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि जो ये एरिया जो गढ़वा से टच करता है उत्तर प्रदेश का, तो वो एरिया है सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र है जो टच करता है। सोनभद्र जो जिला है वो उत्तर प्रदेश का जो गढ़वा जिला से सीमा बनाता है। मतलब उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है वो झारखंड से मात्र एक जिला है जो सीमा बनाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये सोनभद्र जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, सोनभद्र जो है ना वो यहाँ पे झारखंड से भी सीमा बनाता है, बिहार से भी बनाता है, छत्तीसगढ़ से भी बनाता है, मध्य प्रदेश से भी बनाता है। तो भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो चार चार राज्यों से सीमा बनाता है। मतलब कि बिहार से भी इधर से सीमा बनाता है, इधर मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है, इधर छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है और इधर झारखंड से भी सीमा बनाता है। तो ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे ना तो ज्योग्राफी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन सा ऐसा राज्य है कौन सा ऐसा जिला है जो चार चार राज्यों से सीमा बनाता है। तो मात्र भारत का एक राज्य है सोनभद्र जो चार चार राज्यों से सीमा बनाता है, और उसमें एक झारखंड भी है जो उससे मिलता है, झारखंड से भी सीमा बनाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो ये सब कुछ पढ़ते चलिएगा। आजकल का जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा बदलते जा रहा है। क्या? थोड़ा बदलते जा रहा है। तो अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बात यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप सबको कि गढ़वा कैसे सीमा बनाता है, किस तरह से सीमा लगाता है। अब ये बात यहाँ पे समझ गए तो अब चलते हैं यहाँ पे गढ़वा जिला का। ठीक है, जिला गढ़वा। ठीक है, अब गढ़वा जिला को हम यहाँ डिटेल से चलते। पहले नंबर में गढ़वा को पहले क्या करते थे? देखिए, जो गढ़वा शब्द है ना, सबसे पहले गढ़वा शब्द कैसा शब्द है? तो गढ़वा जो है एक मराठी शब्द है। मराठी शब्द है क्या? गढ़वा। गढ़वा कैसा शब्द है? मराठी शब्द है। देखिए, मराठी शब्द मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गढ़वा है ना उसको मराठा लोगों ने नामकरण गढ़वा किया था। मतलब गढ़वा जो है वो 16वीं 17वीं शताब्दी में, मतलब 16वीं 17वीं जो ईस्वी में हुआ क्या था कि अगर आप देखेंगे तो उस समय मराठों का वर्चस्व इस एरिया में था। तो जब मराठों का वर्चस्व 16वीं 17वीं ईस्वी में यहाँ पे था तो उस समय हुआ क्या था कि उस समय मराठों ने इसका नामकरण किया था गढ़वा। इसीलिए गढ़वा पर ज़्यादा आक्रमण और अटैक मराठों का हुआ था। अस्तित्व मराठा लोग पूरा तरीका से गढ़वा पर बना लिए थे। ठीक है, और जब मराठी लोग यहाँ गढ़वा पर बना लिए थे तो बोला जाता है कि उन्होंने ही इसका नामकरण किया था। तो गढ़वा का नामकरण किसने किया था? मराठी लोगों ने किया था। मराठा लोगों ने गढ़वा का नामकरण किया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि गढ़वा कैसा शब्द है। तो गढ़वा एक मराठी शब्द है। फिर कभी पूछता है निम्न में से झारखंड के कौन से जिले का नामकरण मराठी शब्द के आधार पर की गई है? तो ये किसका किया गया है? तो गढ़वा का किया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। चीज़ों को समझते चलिएगा क्योंकि ये आपके सपने को पूरा करने में रामबाण का काम करेगा। समझ रहे हैं? ठीक है,
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा। अब बाद में गढ़वा का नाम पहले था, गढ़वा का नाम भवनाथपुर था। क्या? भवनाथपुर हुआ करता था पहले गढ़वा का नाम, लेकिन बाद में इसका नामकरण, कहने का मतलब गढ़वा हुआ था, कहने का मतलब गढ़वा का एक और नाम क्या था? भवनाथपुर। पहले गढ़वा को भवनाथपुर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नामकरण फिर क्या हो गया? तो बाद में इसका नामकरण गढ़वा हो गया था। इस तरह की बातें हैं, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब गढ़वा का देख लेते हैं कि स्थापना कब हुआ। तो गढ़वा का स्थापना जो है वो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2000 नहीं, 1991 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, स्थापना। देखिए इसका स्थापना जो है 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था, गढ़वा की स्थापना। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि गढ़वा कब बना था? तो 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में बना था। इसके पहले जो गढ़वा था वो पलामू का एक अनुमंडल हुआ करता था, पलामू के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था, लेकिन बाद में 1 अप्रैल 1991 में गढ़वा को अलग कर दिया गया, पलामू से गढ़वा को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्योंकि देखिए दरोगा का 2017-18 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जिला का स्थापना, जिला की स्थिति, ठीक है, ये सब पूछ देता था, क्षेत्रफल भी पूछता था, तो क्षेत्रफलों देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप नहीं देखेंगे, कहीं पूछ दिया गलती से तो आपका नंबर गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे अच्छा से तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 4044 है। 4044 मतलब 4044 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना है? तो 4044 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? तो ये आपका गढ़वा का क्षेत्र है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए ज़्यादा बहुत सारा चीज़ बहुत में देखेंगे तो लिखा रहेगा जनसंख्या, लिंगानुपात, ये सब नहीं पूछता है। क्षेत्रफल, स्थापना, अनुमंडल कितना है वो पूछता है, और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ ध्यान में रखेंगे और ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं रखना है। तो देखिए क्षेत्रफल हो गया एक, मतलब यहाँ पर 4044 वर्ग किलोमीटर। अगर आप देखेंगे इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को हो गया। देखिए एक इसी के साथ में एक दो को और दिमाग में रखिए आप। देखिए अप्रैल में हुआ था तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, बी, सी और जी। बी सी जी जो है ना, ये इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1991 में हुआ है। 1991 में बीसीजी का स्थापना हुआ है। बीसीजी मतलब क्या हुआ? तो देखिए बी मतलब बोकारो, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे बोकारो है। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे। बोकारो की भी स्थापना 1991 में हुआ था। फिर अगर आपसे पूछेगा ये सी क्या है, तो सी है चतरा। यहाँ पे चतरा पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे चतरा पड़ता है। तो ये चतरा वाला जो एरिया है ना, यहाँ इसकी स्थापना हुआ था 1991 में। और जी मतलब हो गया गढ़वा, गढ़वा का स्थापना हुआ था 1991 ईस्वी में। तो बीसीजी का स्थापना कब हुआ? 1991 में हुआ। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको दिमाग में मतलब अच्छे तरीक़ा से रखना है और समझते हुए चीज़ों को चलना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आगे जाएंगे तो आगे ये क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल के बाद देखेंगे तो प्रखंड। अब प्रखंड अगर अच्छा से देखेंगे तो प्रखंड इसकी कितनी है? तो ये प्रखंड इसका 20 है। 20 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? तो गढ़वा में कितने प्रखंड है? तो 20 प्रखंड है। कभी कभी गलती से पूछता है। देखिए यहाँ पूछने का बात क्यों बनता है प्रखंड को? क्योंकि प्रखंड 20 जो है ना, वो झारखंड में ये दूसरा सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला है। गढ़वा जो है वो झारखंड में दूसरा सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला है। मतलब ना गढ़वा में देखेंगे तो 20 प्रखंड है, और इससे पहले केवल सबसे ज़्यादा प्रखंड वाला जो जिला है वो है पलामू। पलामू में प्रखंडों की संख्या कितना है? 21 है। और इसके बाद इसका प्रखंड है कितना? तो इसका प्रखंड है कितना? तो 20 है। तो ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि सबसे अधिक प्रखंड है पूरा झारखंड में। सबसे अधिक कौन सा जिला में प्रखंड पड़ता है? तो 21 प्रखंड है पलामू का। उसके बाद दूसरा स्थान आता है गढ़वा का, उसमें 20 प्रखंड है। तीसरे स्थान पर आता है रांची, जिसका 18 प्रखंड है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है कि इसका स्थान कितना है। तो पूरा जिला में देखेंगे, झारखंड के सभी जिलों में दूसरा स्थान पर सर्वाधिक प्रखंड में आता है। इसीलिए यहाँ पे प्रखंड को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा
कि प्रखंड में इसका स्थान कितना है, मतलब कौन सा जिला में सर्वाधिक प्रखंड है, तो पलामू में, दूसरा में तो ये गढ़वा में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अनुमंडल देख लेते हैं। अनुमंडल जो है इसमें 3 है, मतलब यहाँ पे अनुमंडल जो है वो 3 है। एक जो यहाँ पर अच्छा से देखेंगे तो एक रंका है, एक खुद गढ़वा है, और एक जो है रंग मतलब नगर उटारी है, एक नगर उटारी है, एक अनुमंडल इसका नगर उटारी है, एक गढ़वा है और एक रंका है, इसका नगर उटारी भी पड़ता है अनुमंडल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 3 अनुमंडल है इसमें, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और संसदीय जो क्षेत्र है, अब ये जो संसदीय क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो संसदीय क्षेत्र कितना है, तो 1 है, मतलब पलामू। पलामू जो है वो वही इसका संसदीय क्षेत्र है, किसका, तो ये गढ़वा का। तो याद रखिएगा गढ़वा का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो गढ़वा का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये मतलब पलामू ही इसका संसदीय क्षेत्र है। और एकमात्र पलामू जो संसदीय क्षेत्र है वो आप अच्छे से देखेंगे तो ये आपका अनुसूचित जाति का क्षेत्र पड़ता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र है, क्योंकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पलामू में ही निवास करते हैं। ऐसे प्रतिशत में यहाँ नहीं रहता है, प्रतिशत में देखेंगे तो चतरा में सर्वाधिक है, लेकिन संख्या में पलामू में ही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं, कास्ट, ठीक है। तो संसदीय क्षेत्र हो गया, अनुमंडल हो गया 3, प्रखंड हो गया 20, क्षेत्रफल हो गया, इसके बाद इसकी स्थापना हो गया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा और यही सब पूछेगा जो आपको अगर नहीं आएगा तो आपका नंबर यहाँ से सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कभी भूलिएगा नहीं, अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा काम देगा, ठीक है। और थोड़ा शेयर वेयर करते भी चलिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर वेयर करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग का अगर सपोर्ट मिलेगा तो ये क्लास आगे बहुत तक जाएगा, बहुत आगे तक। देखिए बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि क्लास कंटिन्यू क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए मेरा बहुत सारा जो टीम वर्क कर रही है, जितना टीम लोग, क्योंकि कुछ टीम वाले लोग का काम होता है अपलोड करना, कुछ लोगों का काम होता है थंबल का काम करना, तो कुछ मतलब कुछ PDF के लिए PDF बना रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि जितना लोग उसमें काम कर रहा है वो सब ऑलरेडी जॉब में है, ठीक है, कहीं ना कहीं जॉब में है। तो वो सब का भी फाइनेंशियल ईयर का लास्ट सीजन चल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट में क्या होता है ना, वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि पूरा साल भर का डाटा उटा जो होता है मतलब सबमिट करना पड़ता है। तो सब डाटा जो सबमिट करना पड़ता है तो उसमें होता क्या है कि वो सब जो है वो उधर काम में बिजी है, मतलब सब लोग जो है 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक, रात तक 11-12 बजे रात तक मतलब ऑफिशियल वर्क करते रहता है। तो होता क्या है कि वो सब काम नहीं कर पा रहा है, मतलब जो अपलोड करता है वीडियो वो मतलब जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है उस तरह से। जो PDF भी बना रहा है वो अभी थोड़ा रुका हुआ था, तो अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा जो मार्च है उसमें दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा मार्च में दिक्कतें आएगा। उसके बाद जैसे वर्क सबमिट हो जाता है, पूरी तरीक़ा से सबका काम सबमिट होकर चला जाता है, तो उसके बाद जो है वो पूरी तरीक़ा से समय समय पर आते रहेगा वीडियो, दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है कि कंटिन्यू देखते रहिए, आप लोग को बीच बीच में हम छोटा छोटा भी वीडियो देते रहेंगे। कभी कभी जैसे बड़ा वीडियो रहता है वो अपलोड मतलब तरीके से की जाती हैं, वो मतलब भाई लोग करता है उसको, ठीक है। तो वो सब वो ऑफिस वर्क में थोड़ा बिजी है, लेकिन आप लोग के लिए आएगा सब कुछ, सब वर्क कर रहा है, टीम एक पूरा टीम लगी हुई है काम पर, और वो टीम जो है पीछे सब काम कर रही है, लेकिन थोड़ा काम अभी धीरे हो पा रहा है। लेकिन जैसे काम फाइनेंशियल ईयर वाला ख़त्म हो जाएगा वो सबका ऑफिशियल, उसके बाद आप लोग का पूरा काम होगा, उसमें टेंशन मत लीजिए। अब वीडियो भी कंटिन्यू आएगा, ठीक है। तो उतना सोचने की बात नहीं है, क्योंकि मेरा सारा टीम के मेंबर अलग अलग पार्ट में काम करते हैं, ठीक है। कुछ दिन के बाद अगर आप लोग का बहुत प्यार सपोर्ट मिलेगा तो आप लोग को बहुत कुछ PDF के फॉर्म में, कुछ बुक के फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है। उस तरह से मेरा पूरा टीम वर्क कर रही है, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो मेरा टीम का हौसला बनेगा, और उसके बाद हम अपना टीम को पूरा लेकर यहाँ आएंगे कि देखिए मेरा टीम में कैसे लोग हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो कुल मिलाकर इसको थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, तो ये चीज़ है जिस समझने वाला था। अब इसके बाद हम इसका पूरा इतिहास को समझते हैं, फिर उसके बाद इसका पर्यटन स्थल, घूमने वाला बहुत अच्छा अच्छा जगह है गढ़वा में, तो घूमने के लिए जा सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सारा कुछ है जो हमको जानते हुए चलना है और समझते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए इतिहास देखते हैं और सब कुछ लिखते चलिएगा। देखिए इसका कुछ इतिहास खास नहीं है,
इतिहास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चेरो जनजाति पाई जाती है, इस क्षेत्र में चेरो जनजाति पाई जाती है। तो चेरो जनजाति से पहले यहाँ पर रक्सेल लोग शासन करता था। रक्सेल लोग जो है ना, ये गढ़वा वाला क्षेत्र में इधर से छत्तीसगढ़ तरफ से प्रवेश करके यहाँ पे सुरगुजा वाला क्षेत्र से आकर यहाँ पे करता था पूरी तरीका से शासन। बाद में जब चेरो लोग यहाँ पे आया ना, तो पूरा तरीका से खदेड़ा, पूरा तरीका से सबको ठूस ठास के मारा था और उसके बाद इधर से यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो ये क्षेत्र को पूरा तरीका से खाली करवा दिया और यहाँ पे शासन सत्ता अपने हाथों में चेरो जनजाति लोग यहाँ पे ले लिए थे। तो ये थोड़ा सा इतिहास है, चेरो जनजाति लोग इस क्षेत्र में शासन सत्ता करते थे। इतिहास में एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है गढ़वा में, जो यहाँ पर एक मंदिर है नगर उटारी मंदिर। आप लोग को पता होगा नगर उटारी मंदिर जो है, जो श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, ठीक है, वो बहुत फेमस है नगर उटारी। इससे इसका इतिहास बहुत नामी होता है नगर उटारी के नाम से, क्योंकि नगर उटारी जो है ना, श्री कृष्ण का खड़ा प्रतिमा यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, नगर उटारी में। आप अगर इसके इतिहास में देखेंगे तो 32 मन का बोला जाता है कि ये सोने की प्रतिमा है। मतलब आप यहाँ पर बोल दिए कि 32 मन का है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे चल जाना चोरी वोरी करने के लिए कि सोना का है भाई तब ले ही लेते हैं। अरे भगवान का मूर्ति श्री कृष्ण का, चोरियों करने नहीं जाना है। मतलब एक नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, जो सब जगह से चोरी उरी जितना मूर्ति होकर यहाँ से गया था उसको ला रहे इंडिया में। अब पता चला कि गढ़वा में मूर्ति चोरी करने चल गया भाई लोग, क्योंकि ये 32 मन की सोने की मूर्ति है। तो वैसा नहीं करना है क्या, वैसा नहीं करना है। मतलब हम बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ चल जाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब 32 मन की सोने की मूर्ति बोला जाता है यहाँ पे है, श्री कृष्ण भगवान का खड़ा मूर्ति है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। और ये जो मूर्ति है बोला जाता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो एरिया है कि राजा यहाँ पर एक हुआ करते थे, ये राजा हुआ करते थे भवानी सिंह, ठीक है। भवानी सिंह, उसकी एक पत्नी शिवमणि थी, ठीक है, शिवमणि। भवानी सिंह जो थे वो यहाँ के राजा थे, उन्हीं की पत्नी कौन थी, शिवमणि, ठीक है। तो ये जो शिवमणि थी ना, वो क्या की थी, इस मंदिर का निर्माण करवाई थी 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में यहाँ पर नगर उटारी का जो मंदिर था उसका निर्माण करवाई थी एक यहाँ की शासिका थी, शिवमणि की पत्नी, मतलब शिवमणि जो थी, मतलब यहाँ पे इसका नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की रानी थी शिवमणि, ठीक है। तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये जो है 16 दूना 32, मतलब कि अच्छे से देखेंगे तो 32 मन की एक मूर्ति था जो सोने से बना हुआ था, पूरी तरीक़ा से सोने से बना हुआ था और खड़ा प्रतिमा है, ठीक है, नगर उटारी में। लेकिन नगर उटारी का नाम जो है ना, वो अब हो गया बंसीधर, ठीक है, बंसीधर हो गया। पहले इसका नाम था नगर उटारी, ठीक है, इसका पहले क्या नाम था, नगर उटारी नाम था, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया बंसीधर। अब अगर आप बोलिएगा इसका नाम बंसीधर कब हुआ, तो 2017 ईस्वी में, 2017 ईस्वी में इसका नाम क्या कर दिया गया, तो बंसीधर कर दिया गया। देखिए आपको पता है एक महोत्सव का प्रक्रिया स्टार्ट करवाए थे, इसके पहले वाला जो रघुवर चच्चा थे ना, उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट करवाया था। मतलब यहाँ पे महोत्सव का फेस्टिवल उत्सव चालू करवाया था इटखोरी से, इटखोरी महोत्सव, तो एक रजरप्पा महोत्सव, इसी तरह से नगर उटारी महोत्सव। तो वो महोत्सव स्टार्ट करवाए थे कौन, रघुवर चच्चा अपने पीरियड में। तो उन्होंने 2017 में क्या किया कि नगर उटारी जो यहाँ पे गढ़वा में है, इसका नाम बदलकर बंसीधर कर दिया गया। बंसीधर क्यों किया गया, क्योंकि ये जो है ना, नगर उटारी का विकास जो करवाने की सोचे थे वो किस पर, मथुरा के तर्ज पर, मथुरा के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा किसको, तो ये गढ़वा का नगर उटारी मंदिर को, ठीक है। तो नगर उटारी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, बंसीधर कर दिया गया। और ये गढ़वा का जो नगर उटारी बंसीधर है, इसका विकास जो होगा वो किस आधार पर होगा, तो इसका विकास जो होगा वो होगा मथुरा के तर्ज पर। लेकिन इसी बात के साथ एक जोड़ के दिमाग में रखेंगे कि संपूर्ण जो झारखंड है इसका विकास होगा गोवा के तर्ज पर, क्योंकि नीति आयोग जो है ना पेयर स्टेट बनाती है। पेयर स्टेट मतलब समझते हैं, दो जोड़ा बनाती है, मतलब एक जोड़ा बनाती है दो राज्यों का, एक कमजोर राज्य एक ताकतवर राज्य, मतलब एक समृद्ध राज्य। तो दोनों को बनाती कि जिसमें कमजोड़ा जो है ना वो ताकतवर वाला से सीख ले कि कैसे मतलब ताकतवर होना है, कैसे समृद्ध होना है। तो इसके लिए जो ये गोवा को किसके साथ पेयर कर दिया है, मतलब ये जो आपका झारखंड है इसको पेयर किया है गोवा के साथ।
तो पूरा झारखंड जो है ना वो गोवा के तर्ज पर डेवलप होगा। क्या? पूरा झारखंड जो है वो गोवा के तर्ज पर डेवलप होगा, लेकिन नगर उटारी जो बंसीधर है उस मथुरा के तर्ज पर डेवलप होगा। ऐसा मतलब ये 2017 ईस्वी में मतलब जो रघुवर चच्चा हुआ करते थे मतलब मुख्यमंत्री, उन्होंने ऐसा बात कहा था। अब पता नहीं कब तक होगा, इसका तो जानकारी नहीं है, ना कोई गारंटी है। ठीक है, झारखंड में कुछ भी चीज़ का गारंटी नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब 2-4 साल नौकरी में रहने के बाद भी आपका नौकरी रहेगा कि नहीं वो गारंटी नहीं है, तो ये तो दूर की बात है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब इतिहास में इसका नाम थोड़ा सा आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है गढ़वा से। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ तक बात। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका इतिहास में कोई वैसा खास व्यक्ति नहीं आते हैं। एक गौरी शंकर और विश्वनाथ प्रताप का नाम आता है। गौरी शंकर एक थे जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिए थे, गौरी शंकर। अब विश्व प्रताप सिंह जो है वो यहाँ पे आते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये सब का नाम आता है। तो ये सब ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा था, मतलब उतना कोई फेमस काम नहीं किया था, इसीलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन आप लोग को इतिहास में थोड़ा बंसीधर को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं इसका खनिज देखते हैं। ठीक है, अब खनिज यहाँ क्या मिलता है, तो खनिज यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया अगर अच्छे से देखेंगे तो अमरकंटक का पहाड़ी से लगा हुआ है। मेकांग पर्वत अमरकंटक के पहाड़ी से लगा हुआ है। तो अमरकंटक के पहाड़ी से लगा होने के कारण इस क्षेत्र में ज़्यादा चूना पत्थर, बॉक्साइट, ठीक है, डोलोमाइट, ये सब पाया जाता है। तो बॉक्साइट, डोलोमाइट और जो ये सब पाया जाता है, चूना पत्थर जो पाया जाता है, तो वो इस रेंज में पूरा पाया जाता है एकदम। तो यहाँ तक इस रेंज में पाया जाता है, पलामू के क्षेत्र तक पाया जाता है। तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, फिर बॉक्साइट, ये सब जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये गढ़वा में पाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चूना पत्थर बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है क्योंकि चूना पत्थर बार बार पूछा जाता है कि कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा गढ़वा में पाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट, ये सब कहाँ पाया जाता है, तो ये सब आपका यहीं पर गढ़वा में पाया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो खनिज में हो गया ये। उद्योग देखेंगे, अगर उद्योग देखेंगे तो उद्योग में वैसा यहाँ पे कोई खास नहीं है। मतलब उद्योग जो है चूना पत्थर से संबंधित, इमारती से संबंधित कुछ उद्योग मिल जाएगा, लेकिन एक केवल बिहार कास्टिक सोडा जो उद्योग है वो दिमाग में रखेंगे कि ये गढ़वा क्षेत्र में पड़ता है। वैसे वो थोड़ा पलामू वाला में भी दे देता है कभी कभी कि पलामू में पड़ता है, लेकिन बहुत सारा जगह में लिखा हुआ मिल जाएगा कि बिहार कास्टिक सोडा कंपनी जो है वो कहाँ पर मिलती है, तो वो कहाँ पर है, तो वो गढ़वा में स्थित है। तो इसको दिमाग में रखेंगे। बाकी एग्रीकल्चर, किसान से संबंधित उद्योग, खेती बाड़ी से संबंधित उद्योग इस क्षेत्र में है, लेकिन कोई बड़ा उद्योग यहाँ पे लो उद्योग नहीं है। चूना पत्थर का उपयोग करने वाला थोड़ा मोड़ा छोटा छोटा उद्योग, केमिकल का उद्योग यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ कोई ज़्यादा खास नहीं मिलता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, मतलब उद्योग से। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ हो जाता है नदी। नदी से भी क्वेश्चन पूछता है, तो नदी दिमाग में रखेंगे। देखिए जितना हम बोलते जाते हैं ना, उसमें बहुत सारा चीज़ जो नहीं लिखते होंगे वो लिखते चलिएगा, क्योंकि आप लोग का भी कुछ काम होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारा ठंडा चला गया, जो ऊपर से रजाई उजाई ऐसे करके उड़ के सोए हुए ना, वो निकाल दीजिए। क्या? वो निकाल दीजिए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा। आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो सकता है कि ले ले। तो इसके लिए थोड़ा आप बेड बिस्तर छोड़िए। क्या? थोड़ा बेड बिस्तर छोड़िए, आप थोड़ा फ्रेश होकर बाहर निकलिए और दुनिया को देखिए कहाँ जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर होता है नदी। जो ये नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ दो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका सोन नदी, ठीक है, सोन नदी, और एक कन्हर। ठीक है, ये कन्हर, ठीक है, कन्हर नदी। ठीक है, वो मीनिंग पर मत जाइएगा, बस आप इतना जान लीजिए कि नदी हम लिखे हैं। ठीक है, और कहने का मतलब यहाँ पे कन्हर नदी है और एक आपका सोन नदी। ठीक है, अब यहाँ पे सोन नदी और एक कन्हर नदी है। देखिए कन्हर और सोन नदी को आपको समझने के लिए थोड़ा यहाँ से हम फ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि आपको सही समझ में आएगा। ठीक है,
कन्हर नदी को जानने के लिए यहाँ थोड़ा फ्रेश कर लेते, वही सोच रहे थे बताना कैसे है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आना चाहिए। देखिए कहने का मतलब ना, ये जो एरिया है ये आपका गढ़वा हो गया। तो देखिए सबसे पहले जो सोन नदी है ना, वो इधर अमरकंटक से क्षेत्र से निकलती है, और पूछता है कि सबसे पहले सोन नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो ये गढ़वा में ही प्रवेश करती है। सबसे पहले सोन नदी गढ़वा में प्रवेश करती है, और आगे लगभग 45 किलोमीटर झारखंड और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मतलब सोन नदी जो है वो झारखंड और किसके बीच, बिहार के बीच सीमा निर्धारण करती है सोन नदी। और ये फिर उसके बाद पलामू में तक प्रवेश करती है, और उसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुड़कर सीधे पटना में इधर से आ रही गंगा, ये गंगा नदी आती है, तो पटना के समीप जाकर सीधे गंगा नदी में मिल जाती है। तो बिहार में भी जाएंगे ना बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पर पूछता है कभी कभी कि निम्न में से कौन सी नदी जो सीधे तौर पर गंगा में मिलती है, तो उत्तरी कोयल भी दे देता है। अब उत्तरी कोयल जो नदी है वो गंगा में थोड़ी सीधे मिलती है, वो गंगा में नहीं मिलती है, वो सोन में मिलती है। फिर सोन नदी जो है वो गंगा में जाके सीधे मिलती है। तो आपको दिमाग में रखना है कि जो गंगा नदी में सीधे सोन नदी जाकर मिलती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी जो सबसे पहले गढ़वा में घुसती है, तो ये गंगा नदी घुसती है, सॉरी सोन नदी प्रवेश करती है, और 45 किलोमीटर बिहार और झारखंड के बीच सीमा निर्धारित करती है, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए और ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एक नदी हो गया। उसके बाद कन्हर जो है वो कन्हर नदी कभी कभी पूछता है कि ये निकलती कहाँ से, तो कन्हर नदी भी झारखंड से नहीं निकलती है। क्या कन्हर नदी भी झारखंड से नहीं निकलती है। कन्हर नदी जो है ना वो कहाँ से निकलती है, तो वो आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है। इधर जो छत्तीसगढ़ है इधर से निकलती है, और ये जो क्षेत्र से कन्हर नदी निकलकर और गढ़वा में प्रवेश करती है। क्या गढ़वा में प्रवेश करती है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी नदी मतलब गढ़वा में प्रवेश करती है सबसे पहले, और सोन नदी ऑप्शन में नहीं रहता है। क्या सोन नदी ऑप्शन में नहीं रहता है, तो उस समय आपको दिमाग में एक और नदी रखना पड़ेगा, मतलब जो है कौन, कन्हर नदी। कन्हर नदी जो है वो झारखंड में मतलब छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से ये झारखंड के गढ़वा में सबसे पहले ये घुसती है। छत्तीसगढ़ से सबसे पहले गढ़वा में प्रवेश करती है कन्हर नदी। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे पहाड़, देखिए पहाड़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अभी तक जितना भी जिला पढ़ाए थे उसमें पहाड़ ज़्यादा अभी तक नहीं आया था, वैसा पहाड़ी नहीं आया जो बताने का। रांची में आया था कुछ कुछ तो बताएं, लेकिन यहाँ पे नहीं आया था उसके बाद। तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है पहाड़ को। देखिए पहाड़ जो है ना अगर अच्छे से देखेंगे तो ये अमरकंटक क्षेत्र है। इधर जो है मध्य प्रदेश अमरकंटक का क्षेत्र है। तो अमरकंटक की जो क्षेत्र की जो श्रृंखला है वो ऐसे करके आगे तक बढ़ी है, आगे तक ये बढ़ा है। और आपको पता है कि ये अमरकंटक का ही पार्ट जो है पारसनाथ का पहाड़ भी है। पारसनाथ जो गिरिडीह में है, यहाँ पर ये एरिया में गिरिडीह में पड़ता है। तो पारसनाथ भी जो है ना वो अमरकंटक का ही पार्ट है, अमरकंटक का ही श्रृंखला का पार्ट है पारसनाथ पहाड़, जो झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर के निचली भूमि पर स्थित है। उत्तरी छोटा नागपुर के निचली भूमि पर स्थित है पारसनाथ। और आप लोग एक बात दिमाग में रखिएगा, जल्दी किताबों में नहीं लिखा हुआ मिलता है। जो पारसनाथ है आप लोग पढ़ते 1365 फीट ऊंचा है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पर देखेंगे 1365 मीटर, फीट में तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये अगर देखेंगे तो ये पूरा भारत में इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसका पूरा भारत में ऊंचाई 271 है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। पारसनाथ की ऊंचाई जो है पूरा भारत में कितना है, तो ये 271वां स्थान पर है। अब बोलिएगा कि इतना ऊंचा है उसके बाद भी 271वां स्थान पर है। अरे यार 271वां स्थान पर नहीं रहेगा। आप कभी हिमालय जाइए, हिमालय कभी जाइए, हिमालय में जो ऊपरहा में वो बर्फवा जो गिरता है ना वो पारसनाथ से बड़ बन जाता है, ठीक है। ऊपर से एक बर्फ का टुकड़ा अगर खिसका जमीन पर तो वो गिरा नीचे गलती से, तो पता है वो पारसनाथ से भी ऊंचा खड़ा हो जाता है। क्या पारसनाथ से भी ऊंचा खड़ा हो जाता है। तो फिर इसका स्थान कैसे उतना ज़्यादा रहेगा। 271वां नंबर पर है पूरा भारत में
पर्वत चोटी में कौन, पारसनाथ। वैसे हमको अभी ये नहीं बताना है, इसके बारे में तो बहुत कुछ बताएंगे, एक ही क्वेश्चन हमको तो एग्जाम पूछ पूछ के तो गंधा देता है, वैसे उसके बारे में अभी नहीं पूछना है, ये हमको यहाँ पढ़ना है गढ़वा में। तो कहने का मतलब यही जो अमरकंटक की श्रृंखला है जो आगे बढ़ी है उसी का पार्ट है कौन सा, तो गढ़वा है। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये पारसनाथ पहाड़ी उसी का पार्ट है, अमरकंटक श्रृंखला का ही पार्ट है। तो अब बात करेंगे इस रेंज में, तो पहाड़ और ना होगा, एक गो पहाड़िया थोड़ी होगा भाई कि पारसनाथ सीधे होगा, ऐसा थोड़ी है। यहाँ ई एरिया में भी घुसा हुआ है, ई एरिया में घुस गया, देवघर उघर साइड में भी घुसा हुआ है, समझे। तो कहने का मतलब सबसे पहले जो गढ़वा में घुसती है तो हम यहाँ के पहाड़ के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद चतरा में भी एक पहाड़ है, फिर उसके बाद हजारीबाग में वाला पहाड़ बाद में बता देंगे, ये सब उधर का है, लेकिन कुछ कुछ बता देते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ना, तो मेरे कहने का मतलब है ये जो गढ़वा है अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये गढ़वा में एक पहाड़ी है, मतलब एक है सर्वत पर्वत, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, सर्वत पर्वत, ठीक है, सरुअत, ठीक है, सर्वत पर्वत, ठीक है। अब ये जो सर्वत पर्वत है वो है कहाँ, तो ये आपका है, अच्छे से देखेंगे तो ये आपका है गढ़वा में, गढ़वा का है गुलगुपत में, गुलगुपत, ठीक है, गुलगुपत में स्थित है। गढ़वा के गुलगुपत में क्या है, सर्वत पर्वत है, और ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है, मतलब दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है झारखंड का, तो सर्वत पर्वत है। और गढ़वा में है कहाँ, तो गुलगुपत, गुलगुपत नाम का एक जगह है गढ़वा में, वहाँ पर स्थित है सर्वत पर्वत। और ये सर्वत पर्वत कहाँ है, गढ़वा में है, और झारखंड की ये दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है, पहाड़ है। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ से एक और पहाड़ है जो बड़ा पहाड़ है, ठीक है, बड़ा पहाड़ है, बड़ा पहाड़ है। अब ये बड़ा पहाड़ से भी क्वेश्चन पूछता है, वो कहाँ है, देखिए बड़ा पहाड़ वाला क्षेत्र जो गढ़वा में है ना, एक्चुअली में यहाँ पे एक बहुत बड़ा घटना हो गया था, मतलब सीआरपीएफ का जवान जो है वो यहाँ पे इस एरिया में गुरीला युद्ध ज़्यादा चलता है, ठीक है, नक्सली वाला एरिया है ऐसे बोला जाता है, तो इसमें गुरीला युद्ध इधर ज़्यादा चलता है, छुप कर मार करने वाला काम यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि सीआरपीएफ का जवान लोग को के साथ में मुठभेड़ हो गया था, तो लगभग जो ये बड़ा पहाड़ है इस पहाड़ के आसपास में लगभग 7 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, मतलब मुठभेड़ में, ठीक है, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ था तो उसमें, तो 7 जवान जो शहीद हुए थे ना, इसी के कारण ये जो पहाड़ है वो चर्चे में आ गया था। कुछ समय के पहले का बात है, 1-1.5 साल के पहले का, लेकिन ये पहाड़ चर्चे में आ गया। तो कहने का मतलब बड़ा पहाड़ कहाँ पे है, तो ये गुमला में स्थित है। तो गुमला में 2 पहाड़ हो गया, एक सर्वत पर्वत जो गुलगुपत गुमला में है, और एक बड़ा पहाड़ जो भी आपका कहाँ पे है, तो गुमला में ही है, ठीक है, सॉरी गढ़वा में ही है। ये सब बात गढ़वा का बता रहे हैं, गुमला तो बता के ख़त्म कर चुके हैं। तो ये आप अच्छे से समझ लिए होंगे यहाँ तक गढ़वा के बारे में पूरा डिटेल से, ये 2 पहाड़ को दिमाग में रखना। अब बड़ा पहाड़, अब बूढ़ा पहाड़ में कंफ्यूज नहीं होना है। बूढ़ा पहाड़ जो है ना वो कहाँ पे है, देवघर में। देखिए यहाँ पे है ना, ये देवघर का एरिया है, यहाँ पे है बूढ़ा पहाड़ और ये है बड़ा पहाड़। तो बूढ़ा पहाड़ अगर पूछे तो देवघर, लेकिन अगर आपसे पूछे बड़ा पहाड़ वो कहाँ पे है, तो वो गढ़वा में है। तो ये सब थोड़ा बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये चतरा वाला भी रेंज में एक पहाड़ यहाँ पर पड़ता है हंटरगंज में, पता है उसका केलवा पहाड़ नाम है, कभी कभी पूछता है केलवा पहाड़ कहाँ पर है, तो चतरा में है। और उसका सबसे ऊंचा चोटी क्या है, तो उसका सबसे ऊंचा चोटी को आकाश लोचन कहते हैं। केलवा पहाड़ में एक चोटी है, मतलब पहाड़ है केलवा पहाड़, उसका ऊपरहा वाला जो शीर्ष है ना, ऊंचाई सबसे ऊंचा वाला जो पर्वत श्रृंखला, उसको कहते हैं आकाश लोचन। कभी गलती से पूछ दिया तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इसका सबसे ऊंचा चोटी क्या है, तो आप लोग को पता है संवेद शिखर, किसका, पारसनाथ का। तो यहाँ से ये जो श्रृंखला है ये आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा पहाड़ कहाँ पे है, गढ़वा में है। फिर आपसे पूछेगा केलवा पहाड़ कहाँ है, चतरा में है। आपसे पूछेगा पारसनाथ कहाँ है, तो ये है गिरिडीह में। और आपसे पूछेगा बड़ा बूढ़ा पहाड़ कहाँ है, तो ये देवघर में। तो ये पूरा श्रृंखला को आप ध्यान में रखेंगे। ये पूरा अमरकंटक से निकलने वाला जो पार्ट है उसी का एक मतलब निकला हुआ भाग ही कहा जाता है इसको। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज लगता है कुछ ज़्यादा ही नहीं खा गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है वैसा, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। पढ़ाई होगा, चलते ही रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक।
इसके बाद ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अब जानना जरूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है पर्यटन स्थल। और पर्यटन स्थल जो होता है ना, वो बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो आप अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। इसीलिए पर्यटन स्थल अच्छे से समझिए, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इसका पर्यटन स्थल अगर देखेंगे गढ़वा का, तो गढ़वा का कोई खास पर्यटन स्थल नहीं आएगा। नगर उटारी के बारे में हम डिटेल बता चुके हैं, वहाँ पर जाके घूमिए, दिक्कत नहीं है। उसको घूमने वाला जगह एक प्रकार से बहुत अच्छा बनाया जाता है। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है नगर उटारी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कर दिया गया है, वो भी यहाँ पे देखने वाला है, वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गढ़वा में जो है वो सर्वत पहाड़ घूम सकते हैं, दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, पहाड़ है, तो उसको घूम सकते हैं, जो सर्वत पर्वत। देखिए, पारसनाथ को बहुत बार पूछते 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 एकदम एकदम किचाहिन कर दिया है एग्जाम में। तो अब जो पूछेगा ना, वो अब पारसनाथ नहीं पूछेगा, क्या पारसनाथ नहीं पूछेगा, अब पूछेगा क्या, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत। तो ये पहाड़, तो ये जो है आपका मतलब कहाँ पे है, गढ़वा में सर्वत पर्वत गुलगू पथ में। तो ये भी होगा। यहाँ पे कुछ मतलब आपका देखेंगे तो जलप्रपात है, मतलब जलप्रपात यहाँ पर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गुरसेंदु है पांतु है, ठीक है, बलचौरा है, सुक्खल दड़ी है, ये सब देखने के लिए जा सकते हैं। गुरसेंदु है, पांतु, ठीक है, जब बलचौरा जलप्रपात, फिर उसके बाद सुक्खल दाड़ी जलप्रपात, ये सब कहाँ पे है, तो ये सब आपका कहाँ मिलेगा, तो गढ़वा में ही मिलेगा। तो ये गढ़वा में आप इस सब जगह पर जाकर और देख सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं, क्या पूरे तरीक़ा से मज़ा ले सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे इसका जे एच जो वैल्यू है, जे एच वैल्यू मतलब समझते हैं, जे एच मतलब वाहन निबंधन संख्या। वाहन निबंधन संख्या मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो गाड़ी के पीछे में जो नंबर प्लेट में नंबर होता है वो इसका कितना मिला है, तो वो इसका मिला है 14, ठीक है, कितना मिला है, 14 नंबर मिला है। मतलब जो गढ़वा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका गाड़ी का नंबर प्लेट में कितना लिखा रहेगा, तो ये आपका 14 लिखा रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ये वाहन निबंधन संख्या है, कितना, 14 गढ़वा का, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अच्छा जो है नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो मेन बात है, मतलब गढ़वा से जो मेन बात बनता है वो हम यहाँ पे बताएं, इसके सिवा और बहुत सारा रिलेट करके बताएं। तो इन सभी बातों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छे स्थिति में होंगे और आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और अगर कुछ लगे कि यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और हम नहीं बताए हों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो उससे क्या होगा कि बच्चे लोग जब पढ़ रहे होंगे, सब भाई पढ़ रहे होंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ देख लेंगे, अगर कुछ छूटा रहेगा तो वहाँ से क्या कर लेंगे, वो अपडेट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आपको ये जिला समझ में आ गया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन पर जितना उछल कूद करने का मन करे कीजिए, क्या उछल कूद करने का मन करे तो उस पर कीजिए। अगर रेड बटन टूट भी जाता है ना तो वो यूट्यूब पर जाएगा, लेकिन एक बार दब जाना चाहिए, क्या एक बार दब जाना चाहिए वो रेड बटन, उसको उछल कूद करके कुछ करके कीजिए, लेकिन उसको दबा दीजिए, ठीक है। बाकी टूटेगा यूट्यूब समझेगा, क्या वो यूट्यूब समझ लेगा, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत उसमें नहीं है, ठीक है। चाहे आप ना पूरा नगर उटारी जो मंदिर है उसको उठा के पटक दीजिए उस पर, मतलब पटक नहीं दीजिए, उस पर रख दीजिए, या तो फिर आप झारखंड वाला छऊ नृत्य कीजिए, लेकिन किसी भी तरह से वो बटन दब जाना चाहिए, क्या किसी भी तरह से वो बटन दब जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।